हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। चलिए हम अपनी प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 5 डिस्कस करते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर नोट्स कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में है। इसका बैच 21 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके। और जो हमारा 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं, तो आप नीचे PDF है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना सीरीज़ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। 1. इट टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 2. सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीन शेल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द स्कीम। तो ये आपको दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और दूसरा है कि इसमें जो सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है और मशीन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी टू द फार्मर्स अंडर द स्कीम। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, बोथ 1 and 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बेसिकली जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 एंड 15 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग में भी कुछ स्कीम्स दे रखी होती हैं, उनको आपको मैच करने के लिए आ जाता है, और अदरवाइज डायरेक्टली भी स्कीम पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 2014-15 में इम्प्लीमेंट हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एलिगेशन टू बी लेवल्ड अगेंस्ट अ सिटिंग और फॉर्मर जज। मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें मौजूदा या पूर्व जो जज है उसके खिलाफ आरोप लगाने की अनुमति नहीं देता है। तो मतलब आप जो भी कोई भी मौजूदा और या पूर्व जो जज है उसके खिलाफ आप आरोप नहीं लगा सकते। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 121। तो ये जो गिवन है ये आर्टिकल 121 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिनीज रिकॉर्ड होल्डर फॉर बीइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा जो लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्ध पोत है जिस जो गिनीज रिकॉर्ड में जो धारक है? तो इसका आंसर है आंसर बी, INS विराट। तो INS विराट जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप है। इट इज़ मेंशन इन द गिनीज बुक रिकॉर्ड, और ये गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, INS विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेवेन्यू सिस्टम इनिशिएटेड बाय शेरशाह इन्फ्लुएंस द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ। तो बेसिकली जो शेरशाह ने जो एक रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था वो रेवेन्यू सिस्टम किसके रेवेन्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया? तो इसका आंसर है आंसर सी, अकबर। तो बेसिकली जो शेरशाह सूरी ने जो एक फाउंडेशन लेड करी थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रेवेन्यू सिस्टम और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, उस फाउंडेशन में अकबर ने एक सुपर स्ट्रक्चर रेज किया। मतलब जो बेसिकली जो फाउंडेशन थी वो शेरशाह सूरी के थ्रू रखी गई थी फॉर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से रखना है, और उस पे अकबर ने एक और बड़ा सुपर स्ट्रक्चर, मतलब उसको और रिफाइन फॉर्म में उसको डेवलप किया। तो बेसिकली जो अकबर था वो इन्फ्लुएंस था बाय द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुल्तान ऑफ द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था? तो इसका आंसर है आंसर सी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने जो है जो अपनी कैपिटल है उसको दिल्ली टू आगरा शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट। तो इनमें से किसको जो है मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा गया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा गया है। बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक को की क्या कहेंगे कि उनका टाइम ख़राब था, या फिर उन्होंने समय से ज़्यादा पहले ही ऐसे डिसीजन ले लिए थे जो उस समय के लिए सही नहीं है। तो क्या हुआ, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो फेल होती गई। तो उनको जो है वो एज कंसीडर किया जाता है कि ही इज़ जस्ट अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट।
तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट। तो एससी स्टूडेंट के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला, द फंडिंग पैटर्न इज 60-40 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेकेंड, द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट इंक्रीज टू ₹2 लाख। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। तो जो अभी क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट है उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए हैं। तो बेसिकली जो ये स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसका फंडिंग पैटर्न जो है वो 640 है, मतलब 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट इंक्रीज टू ₹2 लाख। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एनुअल फैमिली इनकम लिमिट है वो 2.5 लाख हो गई है। तो मतलब पहले क्या था कि ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलनी थी जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ है, इसको रेस करके 2.5 लाख कर दिया है। मतलब 2.5 लाख तक अगर किसी की फैमिली इनकम है 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम, तो उसको ये स्कॉलरशिप, मतलब शेड्यूल कास्ट के उस बच्चे को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनानी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका आंसर है आंसर बी, 11 फरवरी। तो वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो 11 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नॉट ऑन ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ आपको कुछ कोस्ट गिवन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो ईस्ट कोस्ट पे नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर ए, मर्मागांव। तो बेसिकली जो मर्मागांव है वो एक पोर्ट है जो वो वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है। तो यहाँ आप मैप से देख सकते हैं कि कौन ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट हैं। तो कांडला हो गया, कांडला वेस्ट में है, मुंबई वेस्ट में, जवाहरलाल नेहरू जिसको नवशेवा भी कहते हैं वो भी वेस्ट में है, मर्मागांव भी वेस्ट में है, मैंगलोर भी वेस्ट में है, कोची, कोलम, ये सब वेस्ट में है। ईस्ट का देखते हैं, ईस्ट में जो है हमारी कोलकाता है, प्रदीप है जो वो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर है एंड चेन्नई है एंड टूटिकोरिन है। तो ये सारे हमारे ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा जो मर्मागांव है वो हमारा वेस्ट कोस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें से कौन सी स्कीम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करती है। तो यहाँ आपको 3 स्कीम्स गिवन है, आपको बताना कौन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करती है। पहला, नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड। दूसरा, परंपरागत कृषि विकास योजना। तीसरा, पीएम फसल बीमा योजना। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 और 2। तो सिर्फ जो नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड है और परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये जो है प्रमोट करती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। एंड बेसिकली जो फसल बीमा योजना है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं करती है, बेसिकली वो एज अ इंसेंटिव है टू द फार्मर्स। तो हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया आंसर 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग लीडर ऑफ अपोजिशन। पहला, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी दैट हैज नॉट लेस देन 10th ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दूसरा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, 1 ओनली। तो यहाँ आपको लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला, कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी दैट हैज़ नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कोई भी अगर हाउस में अगर 1/10 स्ट्रेंथ कोई भी अपोजिशन पार्टी की जो अगर 1/10 स्ट्रेंथ है, उस पार्टी का जो लीडर होगा वो मतलब लीडर जो चुना जाएगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। मतलब कोई भी अगर लीडर है लार्जेस्ट पार्टी का और जिसकी 1/10 स्ट्रेंथ है, वो एज अ कंसीडर होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट।
तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी पोस्ट. तो ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो स्टेप ले सकता है जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है, उसको अलग अलग सेपरेट करने का. तो मतलब बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के लिए, पावर में मतलब दे वर्क इन देयर ओन चैम्बर्स. तो इसका आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 50. तो आर्टिकल 50 इज डीलिंग विद द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, आर्टिकल 50. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है. पहला है 10th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1984. एंड दूसरा है डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रिफर्ड टू द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ सच हाउस. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, टू ओनली. तो यहाँ आपको जो पहला स्टेटमेंट है द 10th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1984. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो 10th शेड्यूल है वो इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में. तो बेसिकली जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 में जो इनेक्ट हुआ था, उससे ये 10th शेड्यूल जो है वो इंसर्ट हुआ था. दूसरा स्टेटमेंट है कि जो डिसीजन होता है कि किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो रिफर्ड किया जाता है चेयरमैन को या स्पीकर को उस हाउस के. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, टू ओनली. पहला गलत है क्योंकि जो 10th शेड्यूल है वो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इंसर्ट हुआ है और ना कि 1985 आपको याद रखना है. बेसिकली आपको जैसे 10th शेड्यूल 1985 में इंसर्ट हुआ, इसका ईयर और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है. और कभी कभी जैसे आपको दे रखा होता है कि आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो ईयर है उसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है. तो आपको वो चीज़ें भी याद रखनी है. कभी कभी आपको पता होता है कि यार ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो इंसर्ट हुआ था, लेकिन आप ना उसका ईयर भूल जाते हैं. तो आपको वो ईयर्स भी जो है वो उनको भी ध्यान रखना है. तो आपको बेसिकली जो अमेंडमेंट एक्ट है उनके साथ आपको ईयर को भी एक बार ध्यान में रखना है. तो इसमें आपको कभी कभी फंसा दिया जाता है. मतलब अगर थोड़ा ट्रिकी पेपर अगर बनाना हो तो इतना तो एनालिटिकल यूपीपीएससी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ट्रिकी पेपर का बनाना हो तो आपको अमेंडमेंट एक्ट सही दे दें और आपको ईयर में फंसा दें. तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपो इज. तो इसका आंसर है आंसर सी, सोडियम थायोसल्फेट. ये मैच द फॉलोइंग है. लिस्ट 1 में आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में उन एलिमेंट्स का नेचर गिवन है. तो यहाँ आपको जो है वो उसको मैच करना है. तो ये जैसे गोल्ड, मरकरी, ब्रोमीन और सल्फर है, ये एलिमेंट है और इनका नेचर गिवन है कि ये कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इनका नेचर क्या क्या है. तो जो इसका आंसर है वो है आंसर बी, 3142. तो बेसिकली जो गोल्ड है वो एक सॉलिड मेटल है, मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है, ब्रोमीन वो है लिक्विड नॉन मेटल है और सल्फर जो है वो सॉलिड नॉन मेटल है. तो गोल्ड हो गया सॉलिड मेटल, मरकरी हो गया लिक्विड मेटल, ब्रोमीन हो गया लिक्विड नॉन मेटल और सल्फर हो गया सॉलिड नॉन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबल गैस विच इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी इन एयर इज. तो कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो माइक्रोस्कोपिक मतलब सबसे कम क्वांटिटी में जो है वो एयर में पाई जाती है. तो इसका आंसर है आंसर ए, जीनॉन. तो बेसिकली जो जीनॉन है वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में पाई जाती है. तो ये द नोबल गैस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन स्मॉल अमाउंट
बेसिकली जो आर्गन है वो 0.93%, फिर नियॉन इससे भी कम, हीलियम उससे भी कम, क्रिप्टॉन इससे भी कम और जेनॉन सबसे कम। तो जीनॉन देखिए 0.0000009%, तो कितना ही कम है, मतलब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में है ये जीनॉन। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा नोबेल गैस, सबसे अबंडेंट नोबेल गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो ये हो जाएगा आर्गन 0.934%। तो आर्गन की आपको परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। जीनॉन की परसेंटेज पूछना बहुत मतलब बहुत रेयर है, पर आर्गन की आपको परसेंटेज पूछी जा सकती है कि आर्गन की कितनी परसेंट हो सकता है, मतलब कितना परसेंट ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना होगा 0.934%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन अकर इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज, मतलब जो ओजोन है वो अपर लेयर जो है एयर की उसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि, इसका आंसर है आंसर सी, अल्ट्रा वायलेट लाइट इज प्रेजेंट ओनली इन द अपर लेयर। तो जो ओजोन है वो अपर लेयर में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जो अपर लेयर है उसमें ही यूवी लाइट प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली जब यूवी लाइट जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसके बाद ओजोन फॉर्म होता है, तो इसलिए ही ओजोन जो है वो वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ यूवी रेज होती हैं। तो यूवी रेज व्हेन इंटरेक्टेड विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म द ओजोन। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट इन ओनली इन द अपर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर, तो इसका आंसर है आंसर बी 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो 2015 में इनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो तपोवन डैम है वो जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इसका आंसर है आंसर ए, धौली गंगा। तो जो तपोवन डैम है ये धौली गंगा के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है। बेसिकली धौली गंगा जहाँ ये तपोवन डैम है वो है चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, धौली गंगा। तो आपको तपोवन डैम से 3 चीज़ें याद रखनी है, चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उत्तराखंड में, और किस रिवर पे है, धौली गंगा रिवर पे। तो तपोवन डैम का आंसर हो गया ए, धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। संकल्प is a World Bank loan assisted program. 2. It is to strengthen the district skill administration and district skill committees. इसका आंसर है आंसर सी, बोथ 1 and 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बेसिकली जो संकल्प है वो वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम है और इसका काम है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ है उनको स्ट्रेंथन करना। तो बेसिकली संकल्प क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो बेसिकली ये मतलब जितने भी यूथ है और जितना भी मतलब पब्लिक है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट को उजागर करना और जिससे उसको लाइवलीहुड का प्रमोशन हो। और बेसिकली ये जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है और जिस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और ये 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक अवार्ड जो है वो इनिशिएट किया था अंडर संकल्प इन 2018 और अवार्ड का नाम है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग। तो बेसिकली जो भी डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में जो अच्छा काम करेगी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये 2018 में जो है वो इनिशिएट हुआ था। और बेसिकली ये आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है संकल्प में कि संकल्प स्कीम इज रिलेटेड टू। तो संकल्प मतलब आपको ऑप्शन दे दी जाए टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन और समथिंग लाइक दैट, ऑप्शन आपको संकल्प के लिए दे दिए जाएं। तो आप ध्यान रखिएगा जो संकल्प स्कीम है वो स्किल एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो मतलब स्किल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। संकल्प मतलब स्किल डेवलपमेंट, संकल्प स्किल डेवलपमेंट, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट 1. वेम्बनाड लेक इज इन तमिलनाडु। 2. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो इसका जो आंसर है
वो है आंसर बी, 2 ओनली। तो वेम्बनाड लेक जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो केरला में है, तो पहला गलत हो जाएगा। वेम्बनाड लेक इज़ इन केरला। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वेम्बनाड लेक जो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, और जो चिलिका लेक है वो जो चिलिका लेक है उड़ीसा में, वो है लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो वेम्बनाड लेक सेकंड लार्जेस्ट साइट है, ये केरला में है, और चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट साइट है। और हम ये टेलीग्राम पे डेली क्विज अपडेट करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं एडिटोरियल और मेंस आंसर राइटिंग भी क्वेश्चन डालती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।